अयान की बात को सुन कि अब वो अंदर ही आ जाएगा। अंदर बैठी अद्विका की धड़कनें तेज हो गई। उसने अपने हाथों की उंगलियों को क्रॉस करके बड़ी हिम्मत से कहा, अयान प्लीज तुम अंदर मत आना। अयान को उसकी ऐसी रिक्वेस्ट भरी आवाज सुनकर जो कलेजे को ठंडक मिली, उसके तो क्या ही कहने। अयान ने अपनी घमंडी आवाज में कहा, क्यों अंदर ना आओ। ए फ्लैट, अब ये मत कहना कि तुम अब बाथरूम में ही रहना चाहते हो। अयान की आवाज को सुन अद्विका ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और बड़ी मुश्किल से कहा, देखो अयान, मैं अपने कपड़े लाना भूल गया हूँ। तो क्या तुम मुझे मेरे कपड़ों का सेट दे सकते हो। अद्विका ने जब इतना कह दिया तब पूरे कमरे में सन्नाटा सा छा गया था। ना अंदर से अद्विका की आवाज आई और ना ही बाहर से अयान की आवाज आई। बाहर अयान के कान में जब ये गया कि अंदर बैठी लड़की उससे अपने कपड़े मांग रही है तो उसके कान लाल हो गए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे अब रिएक्ट करे। तभी उसे अद्विका की आवाज आई, अयान प्लीज दे दो। पर अयान तो ये जानने के बाद कि उसे एक लड़की के कपड़े देने हैं, वो कतई भी उन्हें नहीं देने वाला था। अयान ने फिर उस दरवाजे को घूरा। उसने कहा, तुम बेवकूफ लड़के, तुम्हें दुनिया भर की बातें याद रहती है पर अपने कपड़े ले जाना नहीं। मैं नहीं दे रहा तुम्हारे कपड़े। अगर तुम्हें कपड़े पहनने हैं तो खुद आकर बाहर से ले जाओ। अयान ने भी मौका का पूरा फायदा उठाकर कहा। अंदर अपने आप में सुकोड़ी खड़ी हुई अद्विका ने जब अयान की बात को सुना तो उसने अपने पैर को गुस्से से गेट पर मारा। सही है, वो कैसे भूल गई कि ये इंसान बिना मौके का फायदा उठाए कैसे रह सकता था। जब अंदर से अयान को दरवाजे के पिटने की आवाज आई तो अयान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने उसी दरवाजे को घूरते हुए कहा, नहीं बच्चू, बहुत शौक था न लड़का बनकर रहने का, और वो भी मेरे कमरे में। अब देखो तुम्हें कैसे परेशान करता हूँ। अयान ने चिल्लाकर कहा, डोर को पिटने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें बाहर आना है तो लॉक को खोलना होगा, तभी तो तुम्हें कपड़े मिलेंगे। अयान ने बड़ी बेफिक्री भरी टोन में कहा। आज तो अयान ने ठान ही लिया था कि वो अद्विक से उसके लड़की होने का सच जानकर ही रहेगा। वही अद्विका ने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बांध लिया और उसे अयान पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि हर बार जब भी वो कोई ऐसी परिस्थिति में होती है तो अयान उसका फायदा उठाए बिना नहीं रहता। अद्विका ने अपने सारे दिमाग के घोड़े दौड़ा लिए कि कैसे वो इस परिस्थिति से बाहर निकले। तभी अद्विका को कुछ याद आया। वो चीज याद आते ही अद्विका की आंखें बल्ब जैसे चमकने लगी। अद्विका ने अपने सर पर चपत लगाकर कहा, ओह अद्विका, तू इस चीज को कैसे भूल गई। यही तो तेरे पास एकमात्र परमाणु बम है अयान के खिलाफ। फिर उसने एक बार और अयान से पूछा, अयान, क्या तुम मेरे लिए कपड़े नहीं ला रहे हो। अयान ने भी तुरंत मना कर दिया, बिल्कुल नहीं। अब आर्या ने अपना पासा फेंकते हुए कहा, अयान, मुझे लगता है तुम्हें कुछ याद दिलाने की जरूरत है। अयान को अब अद्विका की आवाज में वो कॉन्फिडेंस वापस फील किया तो अब वो थोड़ा सीरियस हो गया। तभी अद्विका ने कहा, अयान सिंघानिया, तुम्हें याद होगा कि पहले दिन जब मैंने तुम्हारी कब्र साफ की थी तो तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी कोई दो बात मानोगे। याद आया कुछ कुछ। अयान को जल्द ही याद आ गया था कि उसने खुद अपनी कब्र खोदने के चांस अद्विका को दिए थे। अब अयान को लगा जरूर अब ये उसके बदले अपने कपड़े मांगेंगी। तो वो कपड़े लेने अद्विका की कब्र तक चला गया। पर इस बार अद्विका अयान को बिना परेशान किए कैसे छोड़ सकती थी। उसने बड़ी ही मीठी सी आवाज में कहा, तो अयान सिंघानिया, तुम्हारे लिए पहली मेरी शर्त ये ही कि तुम अभी बाहर जाओगे और आज पूरी रात हमारे गेट के पास ही सोओगे। ये मारा अद्विका ने सिक्स। अयान, जो लगभग अद्विका की कब्र तक पहुंच गया था, उसने जब अद्विका का चैलेंज सुना तो पहले तो उसे लगा जैसे उसने गलत सुन लिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि थोड़ी देर पहले जब उसका पलना भारी था और अब वो अचानक से अद्विका का कैसे भारी हो गया। अयान ने अपनी हैरानी को अपने शब्दों में छुपा कर कहा, क्या कहा तुमने अद्विक, जरा दोबारा कहना। मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत सुना है। उसकी ऐसी आवाज सुनकर अब हंसने की बारी अद्विका की थी। अद्विका ने हंसते हुए कहा, नहीं जनाब, आपने सही सुना है। आप अपनी हसीन रात को और हसीन बनाने के लिए गेट के बाहर सोने वाले हैं। अब आप निकलिए। सुबह होने से पहले तुम बिल्कुल भी अंदर नहीं आ सकते।
किसी ने सही ही कहा, ही लड़कियों को और बिल्लियों को बेमतलब नहीं छेड़ना चाहिए। अयान के कान में अब यही शब्द गूंज रहे थे कि अब वो बाहर सोएगा। अब जाकर उसे समझ आया कि उसने सब सही ही सुना था। अब उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, अद्विक कपूर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे अयान सिंघानिया को बाहर भेजने की जुर्रत की। अब जाकर अद्विका के दिल को ठंडक मिली थी जब उसे अयान को आवाज में वो झुंझलाहट सुनी। हाय, इसकी आवाज में गुस्सा कितना मस्त लगता है, अद्विका ने मन में ही कहा। तभी अद्विका ने अयान को और उकसाते हुए कहा, देखो मिस्टर दी अयान सिंघानिया, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम बाहर जाना चाहते हो या नहीं। अगर तुम बाहर नहीं गए तो इसका साफ मतलब है तुम बस कोरी हाँकते हो, जबकि तुम्हारे शब्दों की कोई कीमत नहीं है। तुम्हें अपने वादे निभाने नहीं आते। अयान ने जब अद्विका की बात को सुना तो उसने गुस्से में लात को बाथरूम के गेट पर मारकर कहा, अद्विक, तुम्हें इसकी कीमत बाद में चुकानी होगी। और फिर वो गुस्से में पैर पटककर बाहर निकल गया। आखिर कुछ भी हो जाता, अयान कभी भी अपनी शान को नहीं झुकने दे सकता था। गेट के बंद होने की आवाज सुनकर अद्विका को थोड़ा चैन मिला। अद्विका, आज तो तूने कमाल ही कर दिया, मतलब क्या दिमाग लगाया है। इस अयान से आज मैंने अपने सारे हिसाब चुकता कर लिए। फिर अद्विका ने धीरे से अपना गेट खोला। अयान सच में चला गया था। फिर अद्विका ने जल्दी से एक टोवेल उठाकर खुद को कवर किया और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में दोबारा भाग गई। अयान का क्या भरोसा कि वो फिर दोबारा आ जाए। पर भले ही अयान को लड़कियों से कितनी भी नफरत हो, और वो कभी भी उनकी इज्जत के साथ नहीं खेल सकता था, इसलिए भले ही अयान बाहर आ गया, पर फिर उसे याद आया कि वो अपने साथ गुस्से में तकिया और कंबल तो लाया ही नहीं। वो अंदर जाने ही वाला था कि फिर उसे अद्विका की हालत के बारे में याद आया और उसने अपने आप को अंदर जाने से रोक लिया और पीट करके गेट से सककर खड़ा हो गया। इन दिनों रात को ज्यादा सर्दी तो नहीं थी, पर दिल्ली में मार्च के महीने में भी हल्की हल्की ठंडी हवाएं चलती रहती थी। जब अयान ने देखा कि पूरा कॉरिडोर सुनसान पड़ा है, तो उसे अपनी किस्मत पर थोड़ा अफसोस हुआ। भगवान ने इतने दुष्ट लोग उसकी ही किस्मत में क्यों रखे थे। तभी उसे लगा कि बहुत टाइम हो गया है, तो उसने दरवाजे को खटखटाते हुए कहा, अद्विक कपूर, अगर तुम्हारे दिल में थोड़ी इंसानियत बची हो तो मुझे एक पिलो और कंबल दे दो। अंदर अद्विका, जो खुशी खुशी गाना गुनगुनाते हुए अपने बैग को सही कर रही थी, जब उसने अयान की आवाज को सुना तो उसने सामने अयान का बेड देखा, जहां पर अभी भी उसके पिलो और कंबल देखा। अद्विका ने उन्हें उठा लिए और बाहर गेट खोलकर आ गई। उसने उन दोनों को अयान पर पटक कर कहा, अगर ये काम तुम पहले कर देते तो तुम्हें यहाँ पर सोना नहीं पड़ता। और इतना कह कर उसने कॉरिडोर में नजर घुमाई जहाँ कोई नहीं था। अयान, क्या किस्मत है तुम्हारी, बच गए, कोई भी नहीं है यहाँ पर। फिर उसने आई विंड की और अंदर चली गई। अयान ने जब उसे जाते हुए देखा तो उसके मुंह से बस यही निकला, हेडलेस वीमेन। और फिर उसने भी अपनी किस्मत को मानकर तकिया सेट किया और सो गया। वो यही सोच रहा था, जिस भी लड़के से इस लड़की की शादी होगी बेचारा जीवन भर दुखी रहेगा। भगवान बचाना उस लड़के को इस धमाके से। अद्विका भी मस्त अपने बेड पर जाकर सो गई। अगली सुबह शोर के साथ अयान की आंख खुली। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो कुछ लोग उसे घेर कर खड़े थे और उसके जस्ट सामने हर्ष का चेहरा था, जो उसे घूर रहा था। थोड़ी देर तो अयान को सोचने में लगी कि वो है कहाँ और कर क्या रहा है, पर फिर जैसे ही उसे याद आया कि उसे तो कमरे से बाहर निकाल दिया गया था, तो वो तुरंत उठ गया। वही हर्ष उसे बड़ी सद्भावना के साथ देख रहा था। बेचारा, प्यार में इसे क्या बना दिया। अयान ने उन सब लोगों की ऐसी नजरों को नजरअंदाज किया और चुपचाप अंदर भाग गया। अंदर देखा तो अद्विका मस्त फेल कर सो रही थी। उसे आराम से सोता हुआ देखकर अयान की मुठिया कस गई। वो वॉशरूम गया और अंदर से एक जग पानी लाकर उसने अद्विका को सपनों की दुनिया से जगा दिया। पानी के पड़ते ही अद्विका हड़बड़ाते हुए उठ गई। आह! फिर अद्विका ने जब अपने सामने अयान को देखा, जो गुस्से में उसे घूर रहा था, तो उसने उसे देखकर चिढ़कर कहा, अयान, तुम अंदर क्यों आए और तुमने मुझ पर पानी क्यों डाला। उसकी बात को सुन अयान ने गुस्से में अपनी बुहें कसकर कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, ऐसे तो आपकी नींद जन्मों तक पूरी नहीं होगी और सुबह हो गई है, इसलिए मैं अंदर आया हूँ। फिर उसने वॉशरूम की तरफ जाते हुए कहा,
वैसे कैसा लगता है जब कोई आपको आपकी प्यारी नींद पर पानी डाल दे? अयान ने भी अद्विका को उसके कामों के लिए ताना मार कर कहा। कल की वजह से अब उन दोनों में फिर से एक साइलेंट वॉर छिड़ गया था। कॉलेज। अद्विका आज सच में कॉलेज के लिए लेट हो चुकी थी। तभी उसने देखा कि आज कॉलेज में काफी लड़के बड़े सज सवर कर आए थे और सभी लोग कुछ कुसुर पुसुर भी कर रहे थे। पर अद्विका ने इन सभी चीजों को इग्नोर किया और वो अपनी क्लास की ओर जाने लगी। तभी अचानक वो किसी इंसान से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि सामने वाला इंसान अपना बैलेंस नहीं बना पाया और नीचे गिर गया। धाम की आवाज के साथ एक लड़की नीचे गिर गई। आह! अद्विक को एक लड़की की दर्द भरी आवाज आई। जब उसने सामने देखा तो उससे टकराने वाली एक लड़की थी, जिसके पैरों में 6 इंच की लंबी हील्स थी, जिस वजह से वो गिर गई। अद्विक उस लड़की को देख ही रहा था कि उस लड़की ने गुस्से में अद्विक को देख चिल्लाते हुए कहा, यू ब्लडी बास्टर्ड, क्या तुम्हारे पास आंखें नहीं है जो ऐसे बिना देखे चल रहे हो? या फिर लड़की देखी नहीं तो तुमने सोचा ट्राई मार लूं? उस लड़की ने बड़े ही घनमत भरी आवाज में कहा। अद्विक, जो उस लड़की को उठाकर सॉरी बोलने ही वाला था, उसकी बुहे उस लड़की के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर सुकुड़ गई। ये पहली लकड़ी थी जिसने उसे अभी तक इतने घमंडी भरे लहजे में बात की थी। अद्विक को उस लड़की का इतना अकड़ कर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। आखिर अद्विक जब से लड़का बना था तो उससे बहुत ही कम लड़कियों ने इस तरह बात की थी। अद्विक ने भी उसे उसी के लहजे में जवाब देते हुए कहा, हाँ मैडम, मैं देखकर नहीं चल सकता था। ऐसा क्या था आप में जो मुझे तुम जैसी लड़की से टकराने की जरूरत पड़ गई? तभी नीचे गिरी हुई लड़की ने अपना सर ऊपर उठाया और अद्विक को देखा। हाँ, सबसे पहले शकल देखने के बाद उसने उसके कपड़े देखे। अद्विक ने जो आज कपड़े पहने थे, वो ज्यादा महंगे नहीं थे। क्योंकि आज वो लेट हो रहा था तो जो जल्दी में मिला उसने वही पहन लिया था। अद्विक को लोकल ब्रांड के कपड़े में देखकर उस लड़की का मुंह और बुरी तरह से बिगड़ गया। अद्विक ने भी देख लिया था कि वो लड़की उसे उसके कपड़ों से जज कर रही थी। तभी वो लड़की खड़ी हुई। अद्विक ने देखा कि उस लड़की ने ब्रांडेड एक व्हाइट कलर की मिनी फ्रॉक पहनी हुई थी, जो कॉलेज के हिसाब से ज्यादा ही बोल्ड थी। हालांकि वो लड़की दिखने में काफी सुंदर थी, पर उसके चेहरे पर उसके पैसों का घमंड साफ साफ नजर आ रहा था। जितना तो शायद उसके फेस पर लगा फाउंडेशन भी नजर नहीं आ रहा था। उस लड़की ने देखा कि अद्विका उसे घूर रही है, तो उसने अपने अपने बालों को साइड कर बड़े ही एटीट्यूड के साथ साथ कहा, तुम जैसे मिडिल क्लास लड़कों की यही फितरत होती है कि अच्छे खानदान की लड़की दिखी नहीं कि तुम वहां फिसले चले जाते हैं। अब तो अद्विका के दिमाग की भी सटक गई थी। ये लड़की उसे बमाल बेमतलब में टारगेट कर रही थी। उसने भी उसे ताना मारते हुए कहा, हाँ फिसल तो जाते हैं, पर उसके लिए कोई अच्छी लड़की भी तो होनी चाहिए। अब मुझे तो फिलहाल ना यहाँ कोई अच्छे खानदान की लड़की दिखाई दे रही, और ना ही कोई खूबसूरत लड़की। उसकी बात को सुन उस लड़की का चेहरा मानो गुस्से से तमतमा गया। उसने गुस्से में अद्विक को उंगली दिखाते हुए कहा, यू ब्लडी रास्कल, माइंड योर वर्ड्स। अद्विक ने उसकी बढ़ती बेतमीजी को देखकर उसकी उंगली को पकड़ नीचे कर कहा, एट लास्ट यू शो दैट यू बिलोंग टू सच ए लोअर फैमिली विदाउट नो मैनर्स। उस लड़की को अद्विक की बात सुन गुस्सा आ गया, और गुस्से में उसने अद्विक पर उठाते हुए कहा, हाउ डेयर यू टू टॉक मी लाइक दिस। पर अद्विक उसके हाथ को पकड़ पाता कि तभी किसी ने बीच में आकर उस लड़की के हाथ को पकड़ लिया। अद्विका ने जब उस तरफ देखा तो वहां गागी खड़ी थी, और जिस हद तक गागी अद्विक को पसंद करती थी उसकी वजह से गागी को इस समय उस लड़की पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने उसका हाथ ही मोड़ दिया। वो लड़की गागी से हाथ छुड़वाने के लिए छटपटाने लगी, पर गागी का गुस्सा कहाँ शांत होने वाला था। गागी ने गुस्से में कहा, मायरा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर हाथ उठाने की? उस लड़की यानी कि मायरा ने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, देख गागी, तू हद से ज्यादा आगे बढ़ रही है। तू मेरा हाथ छोड़ दे वरना मैं भाई से कह दूंगी। उसकी बात को सुन गागी हंसने लगी। ओ, तो तू अपने भाई से मेरी शिकायत करेगी? क्या मुझे नहीं पता कि तेरा भाई तुझसे बात तक नहीं करता? गागी को इतने गुस्से में देखकर तो अद्विका भी हैरान रह गई। उसने हमेशा गागी को अपने साथ एक चुलबुली सी और मस्तीखोर लड़की की तरह देखा था।
उसे नहीं पता था कि गागी वक्त आने पर उसके लिए स्टैंड भी ले लेगी। अद्विका ने जब देखा कि गागी का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है तो उसने गागी से कहा, गागी छोड़ दे, अगर कुत्ता जब काट जाता है तो इंसान उसे वापस जाकर काट नहीं सकता। ये सुनकर गागी ने मायरा का हाथ छोड़ दिया और फिर वो अद्विक को देखकर खिलखिला कर हंसने लगी। गागी ने हंसते हुए कहा, सही कहा अद्विक, तूने हमें ऐसे लोगों सॉरी जानवरों से नहीं भिड़ना चाहिए। इसी के साथ अद्विक और गागी दोनों हाई फायर देकर हंसने लगे। मायरा उन दोनों को ऐसे अपना मजाक उड़ाते हुए देखकर अंदर से गुस्से में तमतमाए जा रही थी। वो गागी के सामने अब और अपनी इंसल्ट नहीं करा सकती थी, इसलिए वो वहां से पैर पटक कर चली गई। उसके जाने के बाद अद्विक ने गागी की तारीफ करते हुए कहा, अरे क्या बात है मेरी शेरनी, आज तो तुम उसका हाथ ही तोड़ देने वाली थी। पर गागी का मन फिर एक बार प्यार में पड़े पंछी की तरह उड़ रहा था। उसके कानों में तो अद्विका का कहा गया मेरी शेरनी शब्द गूंज रहा था। तभी अद्विक ने गागी से पूछा, तुम क्या उस लड़की को जानती हो? ये बात अद्विक को समझ नहीं आ रही थी कि उसने इस लड़की को कहीं न कहीं तो देखा था। मायरा को देखकर अद्विका को लग रहा था कि उसने उसे या उसके जैसे किसी इंसान को कहीं न कहीं तो जरूर देखा है। गागी ने अद्विक की बात को सुनकर कहा, कौन ये मायरा? हाँ, इसे तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये ना अयान भाई के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। उसके हिसाब से भाई के लिए इससे ज्यादा परफेक्ट लड़की कोई नहीं है। आज जब मैं कॉलेज आई तब मैंने लोगों की गॉसिप सुनी, तभी मुझे पता चल गया था कि इस मायरा ने इस कॉलेज में भाई की वजह से एडमिशन लिया है। अद्विका का इंटरेस्ट ये जानकर और बढ़ गया कि ये लड़की अयान को पसंद करती थी। उसके दिमाग ने तुरंत उन दोनों की जोड़ी को बना दिया। उन दोनों को इमेजिन करके ही उसे हंसी आ गई। दोनों ही महाघमंडी थे और ये अद्विक तो जानता ही था कि अयान को लड़कियों से कितनी नफरत है। अद्विक को ऐसे मुस्कुराते हुए देख गागी ने कहा, मुझे पता है तुम इसलिए हंस रहे हो ना, ये सोचकर कि इस घमंडी लड़की का अयान भाई क्या करेंगे। अद्विक भी गागी की बात को सुन हंसने लगा। तभी गागी ने एक्साइटेड होकर कहा, अच्छा अद्विक, तुम्हें तो पता ही होगा अयान भाई को सब दिल्ली में एक बैड बॉय के नाम से जानते हैं और वो लड़कियों को भी मारने में पीछे नहीं हटते, उसकी वजह भी ये मायरा ही है। ये सुनकर अद्विका का अब पूरी स्टोरी को जानने के लिए तड़पने लगा। पर तभी वो चलते चलते जो क्लास में पहुंच गए थे और वहां ऑलरेडी प्रोफेसर पढ़ा रहे थे, इसलिए गागी की ये बात अधूरी रह गई। वही मायरा गुस्से से तमतमाती हुए ऊपर के फ्लोर पर गई। वहां उसने देखा कि एक लड़का दो लड़कों के साथ एक हाथ को अपने पेंट की जेब में डालता हुआ क्लास की तरफ जा रहा था। उस इंसान को देखकर मायरा की आंखें चमक गई थी। नो डाउट वो अयान ही था। अयान को देखकर मायरा अपना सारा गुस्सा भूल गई थी। वो अपने चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान लेकर अयान के पास गई। उसने बड़ी प्यारी आवाज में अयान को पुकारा, अयान। जब अयान ने किसी लड़की के मुंह से अपना नाम सुना तो उसने सर उठाने की भी जहमत भी नहीं की। उसके साथ तो ये बात बिल्कुल आम थी। वही हर्ष और सक्षम ने एक साथ उस तरफ देखा कि अयान को किसने आवाज दी। सामने दिख रही लड़की को देखकर तो हर्ष और सक्षम के चेहरे का रंग ही बदल गया था। साफ था उन्हें मायरा का आना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। हर्ष का मुंह तो कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया था। उसने मन में कहा, ये सफेद चुड़ैल फिर से क्या करने आई है? क्या इसे नहीं पता कि अगर अयान ने इसे देख लिया तो यहाँ भूचाल आ जाएगा? अयान जो क्लास की तरफ बढ़ रहा था, जब उसने अपने साथ हर्ष और सक्षम को ना आते हुए देखा तो वो रुक गया। उसने पीछे मुड़कर सक्षम और हर्ष से कहा, क्या बात है, क्या तुम लोगों को क्लास नहीं लेनी? तभी अयान ने देखा वो दोनों सामने की तरफ देख रहे हैं। जब अयान ने सामने की तरफ देखा तो उसकी बुहें सिकुड़ गई। अचानक ही वहां का माहौल ठंडा हो गया। अयान की नजरों में उस लड़की के लिए नफरत साफ साफ देखी जा सकती थी। पर मायरा ने जब देखा कि अयान ने उसकी तरफ देख लिया है तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वो खुशी से भागती हुई अयान को गले लगाने के लिए आई ही थी कि वो अयान को गले लगा पाती उससे पहले हर्ष अयान के आगे खड़ा हो गया। आखिर हर्ष कैसे अपने दोस्त को गंदा होने दे सकता था। वैसे भी उसके हिसाब से अयान बेचारा अभी नया नया प्यार में था।
क्या पता अगर ये अद्विक को पता चल गया तो वो उसे अपनाने से पहले कहीं छोड़ ना दे। इसीलिए उसने अपनी कुर्बानी देने के बारे में सोच लिया। और मायरा अयान से ना जाकर हर्ष के गले लग गई। पर हर्ष भी कहाँ मायरा को ऐसे ही बख्शने वाला था। उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए सक्षम की तरफ देखकर कहा, सक्षम यार, इस बदबूदार चीज को मेरे ऊपर से उठाना। माना मैं आज बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी एरा गेरा आकर मेरे गले पड़ जाएगा। हर्ष को बीच में आते हुए देखकर मायरा वैसे भी चिढ़ गई थी। और ऊपर से हर्ष की बात सुनकर उसे और गुस्सा आ गया। उसने हर्ष पर चिल्लाते हुए कहा, हर्ष तुम अपनी औकात में रहो। जानते हो ना तुम मैं क्या क्या कर सकती हूँ। और क्या तुम किंडरगार्टन से अभी भी अयान के पीछे उसके चमचे बनकर घूम रहे हो। उसकी बात को सुन अयान को गुस्सा आ गया। उसने अपनी कड़क और ठंडी आवाज में कहा, मेरे दोस्त से बात करने से पहले तुम अपनी औकात याद को रखा करो। और क्या कर रही हो तुम चमचा। पर तुम जैसे मतलबी और स्वार्थी लोग क्या समझेंगे कि दोस्ती क्या होती है। तो अपनी इस गंदी जुबान से मेरे दोस्तों के बारे में कुछ बोलना भी मत। नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ वो तुम अच्छे से जानती हो। नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। क्योंकि अयान सिंघानिया को गंदगी पसंद नहीं है। और इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। सक्षम ने मायरा को गुस्से में घूरा और वो भी अयान के पीछे चला गया। अब मायरा गुस्से में हर्ष को घूर रही थी। पर हर्ष ने उसे चिढ़ाती हुई मुस्कान दी। और उसने उसके पैर पर पैर मारा और फिर वो भी अंदर की तरफ भाग गया। आउच! पैर पर लगने की वजह से मायरा जोर से चिल्लाई, इस हर्ष के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी उसे पीछे से आवाज आई, अगर ऐसे ही आग से खेलती रहोगी तो एक दिन जरूर जल जाओगी। और इतना कहकर वो लड़का जिसने अभी अभी ये कहा था वो जाने लगा। पर मायरा ने उसे जाने नहीं दिया। उसने तुरंत उस लड़के का हाथ पकड़ कर कहा, भाई देखो ना सब लोग कैसे आपकी बहन के साथ बर्ताव कर रहे हैं। अब तो कोई भी एरा गेरा आकर मुझे सुनाकर चला जा रहा है। उस लड़के ने मायरा का हाथ झटक कर कहा, मुझसे दूर रहो। और तुम जो ये सब कर रही हो ना वो कोई काम का नहीं है। तुम बर्बाद कर रही हो अपने आप को। उस लड़के की बात को सुन मायरा ने रोकर कहा, भाई बस आप मेरा साथ दे दीजिए। अद्विक एक दिन मेरा होगा। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। पर वो लड़का तो सच में मायरा से ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे वो उसकी बहन ना होकर कोई गैर हो। उसने हंसते हुए कहा, ओ प्लीज मुझे मत बताओ कि तुम उससे कैसा प्यार करती हो। और अब अगर तुम मुझे और थोड़ा शांति से जी लेना देना चाहती हो तो चली जाओ इस कॉलेज से। अपने भाई की बात को सुनकर मायरा को बहुत गुस्सा आ रहा था। एक वो जमाना था जब उसके घर में कोई वैल्यू नहीं थी। और वो सबसे प्यार की भीख मांगता था। और आज उसके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड था जिससे मायरा अंदर तक कांप जाया करती थी। मायरा ने अपने गुस्से को अपने ही मन में दबाकर बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को सही कर कहा, भाई मैं इस कॉलेज को नहीं छोड़कर जाने वाली। और एक दिन अयान मुझसे जरूर प्यार करेगा। मायरा की बात सुनकर सामने खड़े इंसान की होठों पर चिढ़ाने वाली एक स्माइल आ गई। उसने कहा, सपने बहुत अच्छे देखे हैं तुमने पर पूरे कभी नहीं होंगे। और फिर उसने मायरा को गुस्से में घूर कर कहा, और हाँ अगर तुम्हें रहना है तो रहो इस कॉलेज में, पर अगर गलती से मुझे अपने मैटर में इन्वॉल्व करने की जुर्रत मत करना। और फिर उसके बाद वो लड़का मायरा को एक धमकी भरा लुक देकर निकल गया। मायरा ने उसे जाते हुए देखा तो उसने गुस्से में अपना पैर पटक कर उस लड़के की पीठ को देखते हुए कहने लगी, बड़ा भाई माय फुट। वही पीयूष अद्विका का इंतजार उसकी क्लास के बाहर कर रहा था। उसे अद्विक का जवाब जानने के लिए इतनी बेशुबरी थी कि उसे रात भर नींद नहीं आई। अद्विक ने जैसे ही पीयूष को देखा तो वो उसके पास चली गई। वही गागी तो बहुत खुश थी कि उसके भाई और अद्विक की फ्रेंडशिप हो रही है। उसके हिसाब जितना अद्विक उसके फैमिली के क्लोज जाएगा तो उसके और अद्विक के साथ होने के चांसेस ज्यादा होंगे। पीयूष ने अद्विक को देखा, उन दोनों ने कुछ नहीं कहा, वो कैंटीन एरिया की तरफ चलने लगे। वही उनके साथ गागी भी चलते हुए कुछ न कुछ बोलते जा रही थी। तभी गागी ने पीयूष को मायरा के बारे में बताया। उसने कहा, भाई आपको पता है वो घमंडी मायरा ने आते ही हम दोनों से झगड़ा मोल लिया। पीयूष भी मायरा का नाम सुनकर हैरान हो गया।
क्योंकि बहुत कुछ ऐसा था जो उन लोगों में उलझा हुआ था। पीयूष नहीं चाहता था कि गागी ज्यादा मायरा के बारे में बात करे, क्योंकि उसके मुंह से कभी भी कुछ भी निकल जाता था जो नहीं निकालना चाहिए था। पीयूष ने कहा, गागी कभी तुम इन गोसिप की जगह काम पर भी ध्यान लगा लिया करो। तुम तो बस कॉलेज भी फॉर्मेलिटी के लिए आती हो, कुछ करना है या नहीं जिंदगी में। पीयूष की फिर से वही ज्ञान भरी बातें सुन गागी का मुंह बन गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, भाई क्या आपको नहीं पता कि इस समय मैं अपने कॉलेज का सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ, और मैं तो घर में सुबह सबसे पहले उठती हूँ कॉलेज जाने के लिए। तो अब ये फॉर्मेलिटी कैसे हुई? उसकी बात को सुन अद्विक को भी हंसी आ गई, क्योंकि उसे अच्छे से पता था गागी को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वही पीयूष को भी गागी की बात को सुन हंसी आने लगी कि उसकी आलसी बहन डेली आती थी। उसने एक नजर अद्विक को देखा और फिर गहरी सांस लेकर मन कहा, और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम। फिर वो तीनों कैंटीन में जाकर बैठ गए। वो मेन एरिया से थोड़ा दूर 3 चेयर वाली टेबल पर बैठ गए थे। अब पीयूष ने जल्दी से पूछा, अद्विक तुमने क्या सोचा? उसकी बात पर अद्विका ने कहा, अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुम्हारी टीम का मेंबर बन जाता हूँ तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे? अद्विका का ये जवाब तो पीयूष ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने हकलाते हुए पूछा, मतलब? उसके ऐसे रिएक्शन पर अद्विक ने साफ साफ कहा, देखो मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ, मेरी फैमिली ने जो मुझे पॉकेट मनी दी थी वो मैंने किसी काम में इन्वेस्ट कर दी। तो अब मैं हूँ एकदम भिखारी। और अब जिससे पहले मुझे मेस वाले खाना देने से मना करे, मुझे अपने लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। वही उसकी बात को सुनकर गागी के तो आंसू आने लग गए। उसे लगा अद्विक के साथ कुछ बुरा हुआ है, और वो उसके पास अब पैसे नहीं बचे हैं, और शायद अब उसकी फैमिली उसका खर्च नहीं उठा पाएगी। गागी ने अद्विक के हाथ को पकड़कर कहा, अद्विक तुम चिंता मत करो, तुम्हारी ये परेशानी जल्दी ही शॉर्ट आउट हो जाएगी। वही जब अद्विक ने देखा गागी उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और उसकी आंखें में आंसू है, तो वो नसमझी में उसे देखने लगा। वही अयान, सक्षम और हर्ष तीनों भी कैंटीन में कुछ रिफ्रेशमेंट लेने आए थे। और हर्ष कभी सक्षम को कल की बातें बता रहा था, तो कभी वो अयान के बाहर सोने की वही सक्षम तो इसे इमेजिन करके ही बहुत हंस रहा था कि कैसे कल सक्षम और अद्विक का हाल हुआ होगा। तभी हर्ष की नजर वहां कोने में बैठे पीयूष, गागी और अद्विक पर पड़ी। उसने तुरंत अयान को मुंह उस तरफ कर कहा, अयान देखो, आज फिर पीयूष और अद्विक साथ में है। और फिर जब उसने देखा कि गागी रो रही है और गागी का हाथ अद्विक के हाथ में है, तो अयान से ज्यादा तो हर्ष को टेंशन होने लगी। क्या अद्विक और गागी एक साथ है? क्या अद्विक अयान को छोड़ देगा? नहीं नहीं, मैं अपने दोस्त की गृहस्थी को नहीं उजड़ने दूंगा। वही अयान की बोहे भी सुकुड़ गई, क्योंकि जब अयान जानता था कि अद्विक एक लड़की है, तो अब उसे ऐसे जलन नहीं हो रही थी। पर उसे भी जानना था कि उसके भाई बहनों और उसके सो कॉल्ड रूम पार्टनर में क्या खिचड़ी पक रही थी। फिर क्या था, वो तीनों भी एक एक चेयर लेकर वहां पहुंच गए और उन तीनों ने अपनी चेयर को बिना पूछे उन तीनों की चेयर में घुसा दिया। ऐसे अचानक उनके आ जाने से वो तीनों ही अयान की तिगड़ी को देखने लगे। ऐसे बिना पूछे सही में कौन घुसता है? थोड़ी ही देर में उन्होंने अपनी शीट को एडजस्ट किया और 3 सीटर टेबल अब 6 सीटर हो चुकी थी। पर अयान की नजर तो अपनी बहन के आंसुओं पर थी। वो उसकी इकलौती बहन थी। भले ही अयान कभी गागी से ज्यादा अच्छे से बात ना करता हो, पर वो उसे दिल से बहुत प्यार करता था। उसने घूरकर पीयूष और अद्विक को देखकर कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई गागी को रुलाने की? वही अयान को ऐसे गुस्से में देख पीयूष हड़बड़ा गया और अद्विक तो हैरान थी। बहन पता नहीं क्यों रो रही थी, और भाई बिना सिर पानी के चढ़े जा रहा था। जब गागी ने देखा को अयान अद्विक को डांट रहा है, तो उसने तुरंत अद्विक की साइड लेकर कहा, भाई आप अद्विक को मत डांटिए, वो पहले से ही दुखी है और उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। गागी के जवाब से अब पीयूष उसे घूरने लगा। क्या उसे अपने क्रश के साथ उसका नाम भी क्लियर नहीं करना चाहिए था? और फिर गागी को देख मन में सोचने लगा, सही है बहना, तू भी बाद में क्या याद रखेगी। वही अयान, हर्ष और सक्षम तीनों के कान ये सुन खड़े हो गए कि अद्विक परेशानी में है।
अयान सोचने लगा, कल तक तो इस लड़की ने मेरी नींद खराब कर रखी थी, अब इसे क्या अचानक से परेशानी आ गई। वही हर्ष ने जल्दी से अद्विक को देखकर पूछा, अद्विक क्या हुआ है तुम्हें? और गागी, क्या तुम इसलिए रो रही थी? उसकी बात को सुन गागी ने अभी भी अपने आंखों से हल्की नमी को साफ करते हुए कहा, भाई अभी अद्विक ने बताया अब उसके पास खाने के लिए भी रुपए नहीं बचे हैं। और उसके पास जो पैसे थे वो उससे चले गए। अब ये सुनकर उस टेबल पर माहौल बहुत अजीब हो गया था। अद्विका ने अपने चेहरे को एक हाथ से नीचे करके छुपा लिया। उसे अयान और उसके दोस्तों की तरफ देखने में भी शर्म आ रही थी, क्योंकि वो ये बिल्कुल नहीं जानता था कि उसके मुंह से कैजुअली कही गई बात को गागी इतना सीरियस ले लेगी। वही सक्षम जो पानी पी रहा था वो उसके गले में फंस गया और वो जोर जोर से खांसने लगा। उसे ऐसे देखकर गागी ने कहा, सक्षम भाई मुझे लगता है हमें अद्विक के क्रिटिकल सिचुएशन में मदद करनी चाहिए। अब हर्ष से और रुका नहीं गया और जोर जोर से हंसने लगा। उसे ऐसे हंसते देख गागी और पीयूष उसे हैरान होकर देख रहे थे। तो वही अद्विक ने अपना मुंह छुपा लिया, उसे पता था अब उसकी पोल खुलने वाली है। हर्ष ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोककर गागी से कहा, गागी तो तुम इसलिए रो रही थी कि इस अद्विक के पास अभी रुपए नहीं है। अच्छा, क्या इस अद्विक ने तुम्हें ये बताया कि इसकी सारी मनी कहाँ खर्च हुई है? उसके ऐसे बोलने पर गागी उसे असमझ में देखने लगी। तो अयान ने हर्ष की बात को पूरी करके कहा, गागी तुम जिसके लिए रो रही थी, उसने अभी कुछ दिन पहले 80 करोड़ की कंपनी खरीदी है। तो क्या तुम्हें लगता है कि मिस्टर अद्विक के पास अभी भी खाने के लिए पैसे नहीं होंगे? ये सुनकर अद्विक अब ऑकवर्डली पीयूष और गागी को देखने लगा। वो कभी भी ऐसे अपने पैसों का शो ऑफ नहीं करना चाहती थी। वही पीयूष और गागी तो अब हैरानी से अद्विक को देख रहे थे। ये इंसान अभी कुछ देर पहले अभी अपने आप को भिखारी कह रहा था। अगर भिखारी की डेफिनेशन ये है तो हम जैसों की डेफिनेशन क्या है? अपने आप को ऐसे घूरते हुए पाकर अब अद्विक ने हर्ष को देखा, जिसका मुंह जब भी खुलता था किसी न किसी की शामत लेकर आता था। गागी ने हैरानी में कहा, क्या अद्विक तुमने सच में इतने रुपयों में कोई कंपनी खरीदी है? और ये तुम्हारी पॉकेट मनी थी? गागी अभी भी शॉकड में थी। वो खुद एक अमीर फैमिली से आती थी पर इतना पैसा तो कभी उसे भी नहीं मिला था। अद्विक ने उसका जवाब सुन आकर्डली सर हिला दिया। अब पीयूष ने अपनी हैरानी को छुपाते हुए जल्दी से पूछा, तो क्या तुम अब मेरे बैंड में आना पसंद करोगे? अब पीयूष की बात सुन हर्ष ने उससे सारी बात पहले जानी। अद्विका कुछ सोचकर जवाब देने ही वाली थी कि तभी जब कैंटीन में आए हुए रियांश और उसके दोस्तों की नजर जब अयान और उसकी टोली के साथ बैठे पीयूष पर गई तो उनकी बुहें सिकुड़ गई। सचिन और माधव ने जल्दी से रियांश से कहा, रियांश हमें वहां चलना चाहिए, मुझे लग रहा है वहां कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस हो रहा है। रियांश को भी याद आया कल उसे पीयूष ने बताया था कि वो अद्विक को अपने म्यूजिक बैंड में पियानोइस्ट बनाना चाहता था। अब रियांश भी कहाँ कम था, वो भी जानना चाहता था कि उधर चल क्या रहा है। तभी उसने भी कैंटीन से एक चेयर उठाए और उस ओर बढ़ गई। उसके पीछे सचिन और माधव ने भी अपनी चेयर उठाई। उन तीनों ने भी अपनी अपनी चेयर को उस 3 सीटर टेबल पर घुसा दिया। पीयूष और गागी को छोड़ वो चारों रियांश को घूरने लगे, पर रियांश भी अपने पूरे एटीट्यूड के साथ उनकी ही टेबल पर बैठ गया, जैसे वो यहाँ बिन बुलाए मेहमान की तरह ना घुसा हो। पर अब अद्विका की चेयर एक साइड अयान और एक साइड रियांश की वजह से बिछ चुकी थी। उसने फ्रस्ट्रेशन में कहा, यहाँ हो क्या रहा है? कभी कोई आ रहा है तो कभी कोई घुसा चला हुआ जा रहा है। क्या पूरी कैंटीन की और जगह पर कोरोना वायरस चिपक गया है, जो सब यही घुसे जा रहे हैं? रियांश ने उसकी बात को सुन कैजुअली कहा, अद्विक कपूर, क्या तुम्हें नहीं पता कि कॉलेज के सीनियर जब जब जिस शीट पर जाते हैं तो जूनियर को उठना पड़ता है? तो तुम इसी में खुशी मनाओ कि मैंने तुम्हें उठने नहीं दिया। क्या एटीट्यूड था रियांश का? मतलब एक तो बीच में गुस्सा भी वही और एहसान भी अद्विक के ऊपर उसने गिना दिया। अद्विका ने गुस्से में अपना पैर जोर से पटका। वही हर्ष जो पैर फैलाए मस्त बैठा हुआ था, वो एकदम से चिल्ला गया, आह मुझे किसने मारा? पर अद्विक के तो ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। अब पीयूष और कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी पीयूष ने पूछा, अद्विक तुम बताओ तुम्हारा क्या फैसला है?
अब अद्विक ने फाइनली गहरी सांस लेकर कुछ कहने ही वाली थी कि फिर से उन्हें एक और आवाज सुनाई दी। अब की बार वो 9 जने उस दिशा में बहुत गुस्से से घूर रहे थे। जब उन सब ने उस तरफ देखा जहां से आवाज आई थी, तो वो उस लड़की को घूरने लगे। वही अद्विक को तो इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने ठान लिया था कि अब वो कुछ बोलेगी ही नहीं। तभी वो लड़की अपने ऊपर उन सभी लोगों की निगाह को महसूस करती है, पर फिर भी वो बड़ी बेशर्मी से उस तरफ आ गई। उसने अयान को देखा और बड़े सदक्टिव तरीके से कहा, अयान, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ बैठे हो। फिर उसने उस छोटी सी जगह को देखा जिसमें वो 9 लोग कंजस्टेड होकर बैठे थे। उसने ये देखकर बहुत ही भाद्धा सा मुंह बनाकर कहा, ईयू, तुम लोग ये कैसे इतनी स्मॉल प्लेस में जाकर बैठ गए हो? लुक योर स्टेटस गाइस। और इसके साथ उसने अपने चेहरे पर एक स्माइल चिपका ली। वही उस टेबल पर बैठा ही कोई शख्स होगा जिसके लिए वो लड़की मैटर करती होगी। सभी उसे गुस्से से घूर रहे थे। वही हर्ष ने इरिटेट होकर कहा, अगर मैडम विक्टोरिया को ये जगह पसंद नहीं तो क्यों किसी के फटे में टांग गड़ा रही हो? क्या किसी ने बुलाया तुम्हें? उसकी बात को सुन मायरा का चेहरा काला पड़ गया था। आज हर्ष ने उसकी दूसरी बार बेइज्जती की थी। वही हर्ष की बात को सुन अद्विका, गर्गी और सचिन तो खिलखिलाकर हंसने लगे। जब मायरा ने देखा कि वो 3rd क्लास लड़का अद्विक उसके ऊपर हंस रहा है, तो उसने अपना गुस्सा उसी पर निकाल कर कहा, यू इडियट, तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है कि तुम यहाँ इन लोगों के बीच भी बैठ सको। तुम क्या मेरे दोस्तों को यूज करना चाहते हो? उसकी बात को सुन अब अद्विका की बुहे तन गई। ये लड़की अब बहुत ज्यादा बोल रही थी, पर उससे पहले तो गागी का दिमाग खराब हो गया था। उसने गुस्से में मायरा को देखकर कहा, मायरा, अगर तुम्हें सामने वाले के बारे में पता ना हुआ करे तो अपनी इस कार्टून सी जुबान को मत ही खोला करो। तुम्हें पता भी है अद्विक तुम जैसी को खड़े खड़े 100 बार खरीद लेगा, तो अपना खाली पिल्ली दिमाग को ज्यादा मत लगाओ। मायरा की अब इन लोगों ने मिलकर हद से ज्यादा सुना लिया था। उसने मुड़कर अद्विक की तरफ देखा, जिसके एक बगल तो अयान बैठा हुआ था और एक तरफ रियांश जो उसे चिढ़ाती हुई नजरों से घूर रहा था। मायरा ने एक और बार हिम्मत कर रियांश की तरफ देखा, कहा, भाई, यह ये लोग मिलकर आपकी बहन को परेशान कर रहे हैं। क्या आप इस 2 टके के लड़के से कुछ नहीं कहोगे? मायरा ने बड़ी आस के साथ रियांश की तरफ देखकर कहा। वही ये सुनकर अद्विक हैरानी से कभी मायरा को तो कभी रियांश की ओर देखने लगी। क्या ये बदतमीज लड़की रियांश की बहन थी? रियांश ने देख लिया था कि अद्विक बड़ी हैरान नजरों से उसे देख रहा था। उसने उसकी तरफ अपनी आंखें उचकाई। अद्विका ने तुरंत अपने मन में सोचा, हाँ क्यों नहीं, इतना घमंड तो दिल्ली में बस इन 2 ही परिवार में, एक सिंघानिया और दूसरे दत्त। पर उसके मन में ये बात तो थी, चाहे रियांश कितना भी जिद्दी और गुस्से वाला था, पर वो इस तरह मिडिल क्लास लोगों की इंसल्ट नहीं करता था। वो अभी ये सोच ही रही थी, तभी रियांश ने स्ट्रॉ से जूस की एक शिप लेते हुए मायरा से कहा, माना मैडम, मैं बहुत हैंडसम एंड रिच हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं किसी भी राह चलती हुई लड़की का भाई बन जाऊं। और फिर उसने गुस्से में मायरा को देख कर कह, आगे से किसी को अपना भाई बनाने से पहले अपनी शकल देख ला जरूर निकलना, जिससे तुम अपने स्टेटस का भाई ढूंढ सको। रियांश ने ये बात कुछ इस तरह से कही थी कि उस मेज पर बैठा हर एक इंसान हंसने लगा। वही अद्विक मन में सोचने लगा, क्या रियांश ने मेरी इंसल्ट का बदला लिया था? अब मायरा का चेहरा पूरी तरह से शर्म में डूब चुका था। वहाँ हर कोई जानता था कि रियांश उसका भाई था, पर उसने उसके मुंह पर ये एक्सेप्ट करने से भी मना कर दिया। अब वो लाचारी से अयान की ओर देखने लगी। उसने अयान को देखकर कहा, अयान। पर अयान ने तो मायरा की तरफ देखने तक की भी जहमत नहीं उठाए और कहा, आई डोंट लाइक टू टॉक विद मेंटली इल पीपल। भाई, अब बेइज्जती पर बेइज्जती महसूस करके मायरा का दिमाग खराब हो चुका था। वो उन सबसे तो कुछ नहीं कह सकती थी, पर उसे अद्विक पर गुस्सा आ रहा था। उसने हर्ष के हाथ से मोमोज की प्लेट को छीन लिया और अद्विका के ऊपर फेंक दिया। पर अद्विक पर वो मोमोज की प्लेट लगती उससे पहले ही अयान पीट करके अद्विक को कवर कर खड़ा हो गया, और वो प्लेट अद्विक की पीठ पर लग गई। अद्विका की हैरानी में आंखें बंद हो गई थी, और वही उनकी टेबल पर सभी जोर से चिल्लाए, अयान,
वही हर्ष चिल्लाया, मेरे मोमोज। अधिका हैरानी से अयान को देख रही थी जो उसे कवर करके खड़ा हुआ था। चेयर पास होने की वजह से अयान अपना बैलेंस नहीं बना पाया और वो अद्विक के ऊपर गिर गया। फिर एक बार उनकी टेबल पर आवाज हुई, धाम। ये आवाज फिर से हर्ष की थी जिसके हाथ से उसकी प्लेट छूट चुकी थी और मुंह खुला का खुला हुआ था। वही अयान के ऐसे गिरने से अयान का मुंह अद्विक के गले में छुप गया था और उसके दोनों हाथों ने बैलेंस बनाने के चक्कर में अपने हाथ अद्विका के इर्द गिर्द थे। आज वो अद्विका के सच जानने के बाद पहली बार इतनी करीब आया था। उसे अद्विका के शरीर की भीनी भीनी खुशबू मदहोश कर रही थी। वही अद्विका के दिल की भी धड़कन तेज हो गई थी। पहले तो अयान का उसे ऐसे बचाना और फिर अब उसके साथ उसकी इतनी करीबी। उसे अयान की गर्म सांसें अपने कंधे पर महसूस हो रही थी। वही टेबल पर बैठे हर एक इंसान का उन दोनों को ऐसे देखकर बहुत ही अलग एक्सप्रेशन बने हुए थे। वो लोग ऐसे ही थे कि तभी फिर कैंटीन में प्रिंसिपल की आवाज आई। अद्विक और अयान कुछ पल के लिए एक दूसरे की आंखों में खो ही गए थे। उन्हें ये भी एहसास नहीं था कि अभी वो कहाँ और किन खतरनाक लोगों के बीच में है। अयान अभी अद्विक से अलग हो पाता कि तभी कैंटीन में प्रिंसिपल की आवाज गूंजी जो शायद आज गलती से यहाँ इंस्पेक्शन करने आए थे। प्रिंसिपल ने जोर से अयान और अद्विक को इतने करीब देखकर कहा, ये क्या हो रहा है? वही प्रिंसिपल की आवाज को सुन अयान खड़ा हुआ पर गैप उन लोगों के बीच में इतना कम था कि उसके पैर रखने की भी जगह नहीं थी और अब वो गिरकर सीधा रियांश के ऊपर जा गिरा। ये देखकर अब जो वहां बैठे लोगों के एक्सप्रेशन थे उसका तो कहना ही क्या। वही हर्ष ने तो अब अपने दिल पर ही हाथ रख लिया और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करे अयान और रियांश को घूर कर देख रहा था। उसने उसी सदमे भाव से सक्षम के कान में कहा, सक्षम, अपने भाई की असली महबूबा कौन है? मेरा मतलब महबूब कौन है? वही अद्विका की तो और भी बुरी हालत थी। वो दोनों लड़कों के बीच बुरी फंस चुकी थी। पर अयान का कोई शौक नहीं था कि वो रियांश की आंखों में भी उसी तरह देखता रहे जैसे वो अद्विक की आंखों में देख रहा था। पहले उसने जल्दी से अपने आप को रियांश के ऊपर से उठाया और खुद को बैलेंस किया और फिर पीयूष, हर्ष, सक्षम की तरफ देखकर जोर से उन पर चिल्लाया, मुझे निहारने से अच्छा तुम लोग उठ जाओ कि सभी को इन 3 कुर्सियों पर ही आज अपनी बारात सजानी है। फिर उसने गुस्से से पीयूष को देखकर कहा, तुम्हें पूरी कैंटीन में बस यही छोटी जगह मिली। हाँ, जैसे पीयूष को तो भगवान जी सपने में कह कर गए थे कि बेटा भले ही तुम 3 हो पर तुम 10 जने की शीट पर बैठना क्योंकि भविष्य में तुम पर आपदा आ सकती है। पीयूष ने यही सोचते हुए मुंह बनाया और अपनी कुर्सी से उठ गया। और जैसे ही गैप हुआ अयान तुरंत उठ गया। अभी तक रियांश ने बड़ी मुश्किल से अपने मूड को संभाला हुआ था अब वो भी अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। अब वो 9 जने अपने सामने खड़े प्रिंसिपल को घूर रहे थे। अयान के मन में तो वो पल चल रहा था जब वो अद्विका की आंखों में खोया हुआ था पर इस गंजे प्रिंसिपल ने आकर अपनी टांग नहीं तोड़ अड़ा दी। अपने स्टूडेंट्स को ऐसे अपनी तरफ घूरता हुआ पाकर प्रिंसिपल ने अपना सलाइवा गिटका। सच में उसके ये स्टूडेंट्स बहुत खतरनाक थे। पर फिर भी उसने अपने मन को शांत किया और फिर एक प्रिंसिपल की तरह सीना तान के खड़ा हो गया। और उसने अयान को घूर कर देखते हुए कहा, अयान अभी तुम क्या कर रहे थे? पर इस बार अद्विका का कोई इरादा नहीं था अयान के चक्कर में इस सन की प्रिंसिपल की पनिशमेंट में फंसने का, इसलिए उसने अयान को अपने एक हाथ से पीठ की तरफ पहले ही मोड़ दिया जहां उसकी पीठ पर मोमोज के निशान थे। और फिर अद्विका ने तीखी नजरों से मायरा को घूर कर कहा, सर ये सब इस बदतमीज लड़की की वजह से हुआ है। ये यहाँ पर बेवजह झगड़ा कर रही थी। और फिर उसने भोला सा चेहरा बनाकर अयान का हाथ पकड़कर कहा, सर ये लड़की जबरदस्ती मेरे दोस्त को बॉयफ्रेंड बनने के लिए कह रही थी। पर अयान ने इसे साफ साफ मना कर दिया और कहा कि अभी उसे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो इस मायरा ने यहाँ पर तोड़फोड़ स्टार्ट कर दी और उसने अयान के ऊपर ये फेंक कर भी मारा। वही वहां खड़ा हर एक इंसान मुंह खोले अद्विका को ही देखे जा रहा था। उसने कितनी सफाई से मायरा को फंसा दिया था। वही अयान का छोटा सा दिल ये सोच सोच कर तेजी से धड़क रहा था कि अद्विका उसके लिए बोल रही है और उसने उसे उसका दोस्त कहा। वो एकटक नजरों से अद्विक को ही देख रहा था। मायरा का शरीर गुस्से से कपकपा रहा था। उसे अद्विक पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था।
अब कैंटीन का हर एक इंसान मायरा को बड़ी अजीब नजरों से घूर कर देख रहा था। प्रिंसिपल ने भी आसानी से अद्विक की बातों पर यकीन कर लिया था और उसने गुस्से में मायरा को देखकर कहा, मायरा कम टू इन माय ऑफिस। और फिर वो वहां से चले गए। मायरा ने गुस्से से लाल आंखों से अद्विक को देखा और पैर पटक कर वो भी प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ चली गई। उनके जाने के बाद वो नौजने जो हंसे फिर तो पता नहीं वो कब ही जाकर रुके थे। गागी ने चहकते हुए कहा, वाह अद्विक, तुम्हें तो मानना पड़ेगा, क्या फंसाया तुमने उस मायरा को। तभी सचिन भी बोला, जो कि थोड़ा चबी लड़का था और उसे खाना खाना बहुत पसंद था। उसने भी हंसते हुए कहा, हाँ अद्विक, उस मायरा ने कितने प्यारे मोमोज को फेंका था न, तो वो टकला जरूर अब उसे कोई अच्छी सी सजा सुनाएगा। पर इन सभी तारीफों के बीच अद्विक का ध्यान रियांश की तरफ गया, जिसके चेहरे पर सिर्फ शांति के अलावा कुछ नहीं था। और ये अद्विक वह बहुत अजीब लगा, क्योंकि जैसा रियांश का नेचर था उस हिसाब से क्या उसे मायरा के लिए बुरा लगना नहीं चाहिए था। पर उसके चेहरे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उसका मायरा के साथ कोई रिश्ता ही नहीं था। अद्विका को पता नहीं क्यों जब भी वो अयान और रियांश वह देखती तो उसे ऐसा लगता जैसे इनमें बिल्कुल एक जैसी आदत है। अयान भी कभी गागी के लिए परवाह नहीं दिखाता था, पर जब उसने आज गागी के आंखों में आंसू देखे तो वो लगभग अपना आपा खो ही चुका था। वो अपने मन में ये सभी सोच रही थी कि तभी डेस्परेट पीयूष अद्विक के पास गया और उसने इस बार उसे कंधों से पकड़ लिया। उसके इस एक्शन से अयान की तो बुहे तंग गई। वही अद्विका हैरानी से पीयूष को देखने लगी। तो पीयूष, जो जब से अपना जवाब जानने के लिए डेस्परेट था, उसने अद्विक को पकड़ पूछा, अद्विक, तुम मेरा बैंड ज्वाइन कर रहे हो या नहीं। अब सभी लोगों को समझ आया क्यों पीयूष ने अद्विक को पकड़ा था, क्योंकि अब उसे लगा था कि कहीं उसका जवाब फिर से न टल जाए। पर अयान को ऐसे पीयूष का अद्विक को छूना पसंद नहीं आ रहा था। उसने तुरंत उसका हाथ अद्विक के कंधे से हटा लिया। वही हर्ष इसे देख अपनी आंखें मटकाने लगा। अब अद्विका ने जल्दी से अपना फैसला बताते हुए कहा, हाँ मैं तैयार हूँ तुम्हारा बैंड ज्वाइन करने के लिए। उसके जवाब सुनने के बाद पीयूष के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ गई। पर तभी रियांश ने कुछ ऐसा कहा जिससे सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगे।